गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। सभी का वेलकम है इस चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज आप लोगों का ये 11th का तीसरा वीडियो लेकर के आया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर तीसरा वीडियो कब आएगा। तो देखिए, मैं कोशिश करता हूँ जल्द ही लाने का, लेकिन क्या करूँ, थोड़ा लेट हो जाता है। चूँकि देखिए कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, तो कभी कभी अपलोडिंग में प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम होता है जिसके कारण कि लेट होता है वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग घबराइए मत, आप लोग को वीडियो मिलते ही रहेगा। ठीक है, तो एक बात और मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जो भी मतलब डे वन और डे 2 का वीडियो नहीं देखे हैं 11th का, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले आप उन दोनों वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये डे 3 वाला वीडियो देखिए। क्योंकि जो चीज़ मैंने पढ़ाया है वो चीज़ आपको जानना अति आवश्यक है। पहले उस चीज़ को आप पढ़िए, उसके बाद ये तीसरा वीडियो देखिए। तो सबसे फर्स्ट आप क्या करिए, फर्स्ट वीडियो को देखिए, उसके बाद सेकेंड वीडियो को देखिए, और ये थर्ड वीडियो है उसके बाद इसको देखिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि यदि कोई इम्पोर्टेंट वर्क है आपके पास तो पहले उसे कर लीजिए। क्योंकि अभी पढ़ने का मतलब है कि आपको ऑल वीडियो देखना, मतलब पूरा फुल वॉच करना। ये नहीं कि 10 मिनट देख लिए फिर बाद में देखेंगे, तो इससे क्या होता है कि आप कुछ सीख नहीं पाते हैं। इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब भी आप देखिए तो ऑल वीडियो देखिए, ज़रा सा भी स्किप नहीं करिए। तो चलिए अब इसी के साथ हम लोग पढ़े थे यहाँ तक, स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ वर्ड। ठीक है, वर्ड क्या है, इस चीज़ पर हम लोग कुछ दिन बात कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो मतलब क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ वर्ड, तो उस दिन भी मैंने बताया था कि लेटर होते हैं, जैसे कि आपका मान लीजिए जिसको अल्फ़ाबेट कहते हैं, ABCD से लेकर के Z तक। इसमें से वावेल होते हैं AEIOU, और इसमें से सेमी वावेल होते हैं WY। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग जानते हैं। तो इसलिए मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूँ कि उस दिन मैंने बताया था कि बगैर वावेल का, विदाउट वावेल का कोई भी दुनिया का वर्ड्स नहीं बन सकता है। ठीक है, आपने उस दिन देखा भी था कैसे। तो देखिए, मैंने क्या बताया कि वर्ड के बारे में कि देखिए, वर्ड तभी बनेगा जब लेटर का मेल होगा। समझ रहे हैं? जैसे आप जानते हैं कि 10 गो यदि डंडा, एक डंडा यदि रहता है तो उसको डंडा बोला जाता है। यदि 10 गो डंडा एक साथ रख दिया जाता है तो उसको बोला जाता है डंडा का जो है एक तरह से ग्रुप हो गया। ठीक है, मतलब जैसे एक किताब रखा गया तो उसको एक किताब बोला जाता है, और मान लीजिए 10 किताब अगर एक जगह रख दिया जाए तो उसको सेट बोला जाता है। उसी तरह से अगर लेटर को अगर हम जमा करके, ठीक है, लेटर को जमा करके एक जगह रखेंगे तो वो वर्ड बन जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वर्ड तभी बनेगा जब उसका कंप्लीट अर्थ निकलेगा, कंप्लीट मीनिंग निकलेगा, तभी हम उसको वर्ड कह सकते हैं। ये नहीं कि ABC 3 वर्ड जमा कर दिए तो ये वर्ड हो गया, ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे वर्ड के लिए हम ध्यान दीजिए, 3 गो लेटर को हम मिलाए यहाँ पर CAT, तो एक लेटर ये हुआ, एक लेटर ये हुआ, एक लेटर ये हुआ, तीनों मिलकर के क्या बन गया, वर्ड बन गया। ठीक है, उसी तरह से हमने क्या किया यहाँ पर MANGO, मैंगो। ठीक है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 गो लेटर मिले आज क्या बना, एक वर्ड। इसका देखिए अर्थ निकल रहा है आम, इसका देखिए निकल रहा है बिल्ली। ठीक है, तो इस तरह से जिसका अर्थ निकलता है वही वर्ड है। ये नहीं कि हम कुछ से कुछ लिख देंगे तो वर्ड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसी के साथ हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं। चूंकि उस दिन भी हम वर्ड पर काफ़ी बातें किए थे, वीडियो 2 में भी, तो इसलिए इसमें अब ज़्यादा बातें करना उचित नहीं होगा। इसलिए आप लोग पहले लिखिए जल्दी से, उसके बाद हम लोग आगे बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए, व्हाट इज वर्ड आपका क्वेश्चन है यही। ठीक है, तो लिखिए आंसर में, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, फटाफट लिखिए, डाइट मेक ए कंप्लीट सेंस is called word। ठीक है, फटाफट आप लोग जल्दी से यहाँ तक लिखिए।
चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, मैंने क्या लिखा, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक ए कंप्लीट सेंस। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ग्रुप का मतलब लेटर्स का जो ग्रुप होगा, ध्यान दीजिएगा, लेटर्स मतलब समझ रहे हैं, ए बी सी डी जो लेटर्स है उसका ग्रुप होगा। और डाइट का मतलब होगा यहाँ पर जो क्या करता है, कंप्लीट अर्थ बनाता है, मतलब कंप्लीट एक सेंस देता है, उसी को हम क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। तो इसका हिंदी भी लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, अक्षरों का समूह, अक्षरों का समूह जो पूर्ण अर्थ देता है, चूंकि हमारा हिंदी अपना भाषा है इसीलिए हम उसको थोड़ा सा अलग तरह से ढाल करके लिख सकते हैं। अक्षरों का यहाँ लिख देते हैं, अक्षरों का समूह, या वह समूह कर दीजिए, थोड़ा अपना भाषा है तो अक्षरों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता है उसे वर्ड कहते हैं। तो जल्दी से लिखिए इसको, अक्षरों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता है उसे वर्ड कहते हैं। यहाँ पर समूह लिखा हुआ है, ठीक है, समूह लिखा हुआ है, ठीक है, वह समूह जो, ठीक है। अब हो गया, अक्षरों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता है उसे वर्ड कहते हैं। थोड़ा जल्दी से लिखिएगा आप लोग, फटाफट लिखिए। चलिए, तो अब आपने समझ लिया कि वर्ड क्या होता है। एक बार फिर से मैं आप लोग को बता दूं कि ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। मतलब लेटर्स का समूह जो कंप्लीट अर्थ देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। मतलब लेटर्स मिलेगा। व्हाट इज लेटर, लेटर क्या है, तो लेटर मैंने आपको बताया ए बी सी डी से लेकर के जेड तक लेटर है, जिसमें कि 5 सेमी वावेल है, और 2 सेमी वावेल है, 5 वावेल है, और बाकी सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। सारा चीज़ हम पढ़ा चुके हैं पहले ही, तो आप उसको देखिए एक बार, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम अब क्या करते हैं, यहाँ हिंदी में भी लिख दिया, अक्षरों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता है उसे वर्ड कहते हैं, ठीक है। चूंकि अभी आप 11th में हैं, आपको हिंदी लिखाना जरूरी है, आप हर चीज़ को समझिएगा नहीं अगर हिंदी नहीं लिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ वर्ड्स का हम लोग एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। तो जल्दी से आप कुछ वर्ड्स का एग्जाम्पल लिख लीजिए। जिससे लिख सकते हैं आप, मंकी एक वर्ड हुआ, ठीक है। आप लिख सकते हैं इंडियन, एक वर्ड्स हुआ, भारतीय, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं लाइट, प्रकाश। आप लिख सकते हैं यहाँ पर यस्टरडे, मतलब बीता हुआ कल। यहाँ पर लिख सकते हैं आपको आप बिफोर के पहले। यहाँ लिख सकते हैं आप अकेजनली, कभी कभी। तो इस तरह से ETC मैं कर देता हूँ। आपने जितना लिखा ये सभी के सभी क्या है, वर्ड्स हैं। ये सभी के सभी क्या है, वर्ड्स है। और भी हम लाखों में वर्ड्स लिख सकते हैं। इंग्लिश में लाखों में वर्ड्स है, आप लोग को पता है, तो हम लाखों में वर्ड्स लिख सकते हैं, इसकी कोई पता नहीं है। तो जल्दी से आप लोग नोट करिए, इसको जल्दी से नोट करिए। चलिए अब हम लोग आगे काम करते हैं। देखिए, हम लोगों ने ये भी चीज़ समझ लिया कि वर्ड क्या होता है। तो हम लोगों ने सीखा कि जो लेटर्स का मेल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड्स कहते हैं। जो लेटर्स का मेल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड्स कहते हैं। ये चीज़ भी हम लोगों ने सीख लिया है, ठीक है।
अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब आगे सीखेंगे वर्ड्स के आगे इंग्लिश में क्या होता है, ठीक है। तो आपने सुना होगा एक टॉपिक का नाम, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। जितना भी वर्ड्स आपने पढ़ा है, ठीक है, वर्ड्स, ठीक है, इंग्लिश में। अब कहिएगा कितना वर्ड्स पढ़े हैं, ये तो पता नहीं है कितना वर्ड्स पढ़े हैं, 1000 पढ़े हैं, 2000 पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं। तो आपको बता दें, ठीक है, इंग्लिश भाषा में जितना भी वर्ड्स है, मान लीजिए 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 4 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, या करोड़ हो, या अरब में हो, मतलब या फिर लिमिट नहीं हो उसका, ठीक है। मतलब जितना भी वर्ड्स है इंग्लिश में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और वर्ड्स के बारे में किस में आपको बताए थे पढ़ना है, एटिमोलॉजी में। तो ये समझिए आपका एटिमोलॉजी चल रहा है, ठीक है, एटिमोलॉजी, ठीक है, एटिमोलॉजी ही आप अभी पढ़ रहे हैं ग्रामर में, ठीक है। इसके पहले जो पढ़े थे वो ऑर्थोग्राफी था, ठीक है। तो ये एटिमोलॉजी का ही है, ठीक है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अंग्रेजी भाषा में जितना भी शब्द है, चाहे जितना भी हो, ये तो काउंट हम लोगों ने नहीं किया है, तो जितना भी शब्द है सभी को 8 भागों में बांटा गया है, 8 ग्रुप्स में। कितने में? 8 ग्रुप्स में। ध्यान दीजिएगा, सभी को कितने ग्रुप्स में बांटा गया है? 8 ग्रुप्स में। देखिए, अब 8 ग्रुप्स में जो बांटा गया है, इसको समझने का कोशिश करिए, ठीक है। 8 ग्रुप्स में जो बांटा गया है, इसी को हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। कहिएगा 8 ग्रुप में ही बांटा गया है सारे वर्ड्स को, तो बिल्कुल इंग्लिश भाषा में जितना भी वर्ड्स है सभी को 8 भागों में बांटा गया है, और सबके कार्य के अनुसार बांटा गया है। मान लीजिए कोई वर्ब है, जैसे प्ले हमारा वर्ब हुआ, जिसको काम वाला है तो इसको वर्ब में रखा गया है। कोई नाम है मान लीजिए तो उसको नाउन में रखा गया है, समझ रहे बात को। या मान लीजिए कोई मतलब आपका नाम है तो उसको नाउन में रखा गया है, या फिर कोई एडवर्ब है तो उसको एडवर्ब में रखा गया है। मतलब सबका कैटेगरीज बना दिया है उनके कार्य के आधार पर। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम डिफिनेशन को समझ लेते हैं आसानी से, कभी भी आप नहीं भूलेंगे। एक बार मैं आपको समझा दूंगा कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी वर्ड्स हैं सभी को उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया है। इन्हीं भागों को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? एक बार फिर से समझ लीजिए, अंग्रेजी भाषा में जितने भी वर्ड्स हैं, अब कहिएगा कितना वर्ड्स है अंग्रेजी में, तो ये हम लोगों को पता नहीं है। चाहे मान लीजिए 200 हो, 400 हो, 800 हो, 10,000 हो, 10 लाख हो, इसका मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है, ये काउंट नहीं किया गया है। तो जितना भी वर्ड्स है सभी को कितने ग्रुपों में बांटा गया है? 8 ग्रुपों में बांटा गया है, उनके कार्य के अनुसार, जैसा उनका कार्य है उन्हीं के अनुसार, ठीक है। इसी भाग को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, और कभी भी अब नहीं भूलेंगे। ऐसा याद रखिए ताकि आपको कभी दिक्कत ही ना हो, मतलब ऐसा दिमाग में बैठा लीजिए कि कभी आपको रटना नहीं पड़े। तो क्या आपको मैंने कहा कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको 8 भागों में बांटा गया है। इन्हीं प्रत्येक भाग को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आप एक और चीज़ लगा दीजिए, उनके कार्य के अनुसार। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इस डिफिनेशन को, जल्दी से लिखिए। ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज are divided into 8 groups. All the words of English language are divided into 8 groups according to their function. In a sentence, each group is called parts of speech.
चलिए जल्दी से आप लोग नोट करिए। ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन ए सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। जल्दी से आप लोग नोट करिए, इसको फटाफट नोट करिए जल्दी से। चलिए आपने समझ लिया है पहले ही। अब इनका हिंदी भी यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए एक बार, ठीक है। देखिए अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द है, मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ। ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है कार्य, ठीक है। उनके कार्य के अनुसार उनके, देखिए अंग्रेजी भाषा के सभी शब्दों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। मतलब फंक्शन का मतलब हो गया कार्य, उनके कार्य के अनुसार। इन ए सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? किसी सेंटेंस में, ठीक है। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग हिंदी भी लिखना चाहते तो लिख लीजिए इसका। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं सभी को उनके कार्य के अनुसार लिख रहे हैं आप लोग, जल्दी से लिखिए। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं सभी को उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। चलिए मैंने हिंदी भी लिख दिया, अब आप हिंदी भी लिख लीजिए जल्दी से, फटाफट हिंदी भी लिख लीजिए। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं सभी को उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। मैंने क्या कहा कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द है, जितने भी वर्ड है, सभी को उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। इसी भागों को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो जल्दी से आप लोग नोट करिए इसे। चलिए अब एक चीज समझने वाली बात है कि वह 8 भाग क्या है, आप लोग जानते भी हैं और जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। बचपन से ही आप लोग पढ़े हैं। वो 8 भागों को भी आपको लिखना नेसेसरी है। जब तक आप 8 भागों को लिखिएगा नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या क्या है वो 8 भाग, ठीक है। चूँकि देखिए किसी भी चीज़ को हम तभी प्रॉपरली समझेंगे जब उसको हम आसानी से लिखेंगे, मतलब और समझेंगे भी, ठीक है। तो देखिए पहले समझने का एक बार फिर से प्रयास करिए कि अंग्रेजी भाषा में, एक बार फिर से मैं इसको पढ़ता हूँ, एक बार फिर से आप गौर करिए। ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। मतलब सभी वर्ड को, अंग्रेजी के सभी वर्ड्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 8 भागों में। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, उनके कार्य के अनुसार। इन ए सेंटेंस का मतलब किसी सेंटेंस में, इसका मीनिंग हिंदी में नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ठीक है। किसी सेंटेंस में ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यदि आप हिंदी नहीं भी पढ़ते हैं तो इंग्लिश से भी आप समझ सकते हैं, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो। ध्यान दीजिए, चूँकि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो ज़्यादा इंग्लिश पर ही फोकस करना पड़ेगा, डोंट हिंदी, ठीक है। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि इंग्लिश को अधिक से अधिक फोकस करना है और इंग्लिश जो जहाँ पर लिखा हो उसको पढ़ना और उसको समझने का कोशिश करना है। ये नहीं कि मतलब हिंदी लिखा हुआ है तो हिंदी से पढ़ के बस याद कर लिए मुझे इंग्लिश आती है, ऐसा नहीं है। इंग्लिश आने का मतलब है आपको इंग्लिश में पढ़ना और इंग्लिश में समझना, ठीक है। तो आई होप कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ चुके हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप अब नहीं भूलेंगे, ये मेरा दावा है आपसे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग 8 भागों पर जो चर्चा किए थे उन 8 भागों का थोड़ा नाम तो जान ले कि क्या क्या 8 भाग है।
तो उसको भी हम लोग लिखते हैं। चलिए तो चलिए सब नाम लिखिए फटाफट आप लोग। जो 8 भाग है, सबसे पहला भाग है आपका जिसको बोलते हैं हम लोग नाउन। क्या है? नाउन। नाउन है। नंबर सेकेंड भाग है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन। नंबर थर्ड है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। नंबर 4 है आपका वर्ब। नंबर 5 है आपका एडवर्ब। और नंबर 6 है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। नंबर 7 है आपका कंजक्शन। और नंबर 8 है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। ये है आपके सामने 8 भाग। ठीक है, यही है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो जल्दी से नोट करिए आप लोग, इसको जल्दी से नोट करिए। चलिए, आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए, एक चीज़ और, मैं इनका हिंदी भी लिखा देता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। इसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। और हिंदी इसको बोलते हैं विशेषण। इसको बोलते हैं क्रिया। और इसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। इसको बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। और इसको बोलते हैं संयोजक अव्यय या समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। तो फटाफट आप लोग हिंदी भी लिख लीजिए सभी का, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो फिर। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग नोट करिए इसको। अब देखिए, हम लोगों को इन भागों को, ठीक है, इन भागों को हम लोगों को पढ़ना होगा कैसे, मतलब एक एक करके सभी को पढ़ना होगा। जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला भाग, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको कहते हैं? अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनके कार्य के अनुसार उनको 8 भागों में बांटा गया है। इन्हीं भागों को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो वही जो 8 भाग है आपके सामने, क्या क्या भाग है? पहला
पहला है नाउन और दूसरा क्या है प्रोनाउन, तीसरा क्या है एडजेक्टिव। नाउन को हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा और प्रोनाउन को सर्वनाम और एडजेक्टिव को विशेषण और वर्ब को क्या कहते हैं क्रिया और एडवर्ब को क्या कहते हैं क्रिया विशेषण और प्रीपोजिशन को हम क्या कहते हैं संबंध बोधक अव्यय और कंजक्शन को हम क्या कहते हैं संयोजक अव्यय या समुच्चय बोधक अव्यय और इंटरजेक्शन को हम क्या कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। तो देखिए अगर आपकी इंग्लिश की शुरुआती की बात करें तो यहीं से लोग इंग्लिश को शुरुआत करते हैं, ठीक है। और ये सभी एटिमोलॉजी के अंतर्गत आता है। एटिमोलॉजी आप ग्रामर का एक पार्ट पढ़े थे, मतलब 5 भाग आपको बताए थे ग्रामर का, क्या क्या याद करिए, ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी और क्या बताए थे सिंटैक्स और क्या बताए थे आपको प्रोसिडी, ठीक है, और एक पंक्चुएशन। तो इस तरह से जो 5 भाग था उनमें से ये एटिमोलॉजी के अंतर्गत आता है जिसमें कि हम वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको बता दें पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स के बारे में, इस टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, चाहे हमारा नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, प्रीपोजिशन हो, कंजक्शन हो या फिर इंटरजेक्शन हो, मतलब कोई भी हो, सब में हम क्या पढ़ेंगे वर्ड्स के बारे में ही पढ़ेंगे। और वर्ड्स आज आपको लिखाएंगे भी इस क्लास में, इसलिए आप जरा सा भी मत घबराइए, आप शुरू से बने रहिए वीडियो के साथ, जरा सा भी बीच में स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़ से आप क्या करते हैं हाथ धो बैठते हैं, वह चीज़ आपका छूट जाता है। इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जो है जरा सा भी स्किप करने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, ऐसे मैं आपको जब नाउन पढ़ाऊंगा तो इसको डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा कि नाउन क्या होते हैं, और एक बार यदि समझ लीजिएगा आप तो कभी भी फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच आप समझ लेते कभी दिक्कत अब नहीं होगा कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनके कार्य के अनुसार उनको 8 भागों में बांट गया, जितना भी शब्द है अंग्रेजी भाषा में एक को भी नहीं छोड़ना है, सभी को ले आना है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसको 8 भागों में बांटा गया है, तो उसी को हम क्या कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो नाउन का मतलब क्या हो गया संज्ञा। अब देखिए नाउन को भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, प्रोनाउन को भी डिटेल से पढ़ेंगे, एडजेक्टिव को भी डिटेल से पढ़ेंगे, वर्ब को भी डिटेल से पढ़ेंगे और एडवर्ब को भी डिटेल से पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन को भी डिटेल से पढ़ेंगे, कंजक्शन को भी डिटेल से पढ़ेंगे और इंटरजेक्शन को भी डिटेल से पढ़ेंगे। एक बात और आपको मैं बता दूं कि जब मैं शुरू से प्रत्येक चैप्टर पढ़ा दूंगा आपको, तब आपको लगेगा कि नहीं मैं इंग्लिश कुछ जान रहा हूँ, चूँकि आप बचपन में पढ़े भी होंगे लेकिन आप इसको कॉन्सेप्ट के साथ नहीं समझे होंगे। और हो सकता है अगर कहीं अच्छे टीचर या अच्छे स्कूल आपको मिल गया हो तो आप सीखे भी होंगे, ये मुझे नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट इट, ठीक है। बट इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ आप यदि मेरे साथ पढ़ लीजिए एक बार तो कभी भी आपको प्रॉब्लम होने का कोई चांस ही नहीं होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें देखिए नाउन में मैं थोड़ा सा मैं 1-1 मिनट चर्चा कर देता हूँ। इसमें जो हम पढ़ेंगे प्रत्येक वस्तु के नाम के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे, एक एक करके हम पढ़ाएंगे सभी को आपको, ठीक है, चैप्टर बना करके, ठीक है। तो नाउन में जो हम अध्ययन करेंगे किसी भी चीज़ के नाम के बारे में अध्ययन करेंगे, चाहे दुनिया का कोई भी नाम हो, सभी के सभी नाउन है, तो ये चीज़ हम नाउन में अध्ययन करेंगे जब नाउन चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। और नाउन के बदले में जो चीज़ लिया गया है उसी को प्रोनाउन बोला जाता है। नाउन एक ही नाउन बार बार रिपीट ना हो, एक ही नाम बार बार रिपीट ना हो, इसीलिए प्रोनाउन चैप्टर आया। तो प्रोनाउन में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ये चीज़ हम पढ़ेंगे प्रोनाउन में, ठीक है। तो प्रोनाउन जब स्टार्ट होगा तो हम शुरू से आपको हर चीज़ पढ़ाएंगे। और देखिए नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बता देता है उसी को हम क्या बोलते हैं एडजेक्टिव, मतलब ये दोनों का जो विशेषता बताता है उसको हम क्या बोलते हैं एडजेक्टिव। आपको ट्रिक के साथ याद करवाएंगे, जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा, आप शुरू से पढ़िएगा तो हर चीज़ आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा सा मतलब इसके बारे में अवगत करा रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है, इसमें पढ़ना क्या है हम लोग, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तब ना आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो एडजेक्टिव मतलब क्या करता है, ये दोनों का विशेषता बताएगा। और वर्ब क्या करेगा, जो ये क्रिया है आपका, ये क्या करेगा, मतलब क्रिया जो है जितना भी काम हो रहा है सभी के सभी क्रिया है, मतलब काम के बारे में सारा चीज़ हम लोग सीखेंगे, मतलब क्या क्या काम है दुनिया में, कितना तरह का काम, क्या खेलना है, गाना है, हंसना है, रोना है, पढ़ना, मतलब हर चीज़। और एक सहायक क्रिया, मतलब बहुत तरह का क्रिया होता है, ट्रांजेटिव वर्ब, इंट्रांजेटिव वर्ब और एक्सुलरी वर्ब के बारे में डिटेल से, मेन वर्ब, मतलब सारा वर्ब जितना भी क्रिया है, चाहे एक्सुलरी वर्ब हो मतलब सहायक क्रिया हो या पूर्ण क्रिया हो, जो भी क्रिया हो, ठीक है, वो सभी हम इसमें अध्ययन करेंगे वर्ब में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और वर्ब पढ़ने के बाद आपको क्या होगा कि जैसे टेंस पढ़ते हैं, टेंस हुआ आपका, वॉइस हुआ आपका, नरेशन हुआ आपका, ठीक है, मॉडल्स हुआ आपका, ये सारा चीज़ जो 12th में हम पढ़ाएंगे आपको, ये सभी में आपको ज़रूरत पड़ेगा इसका, ठीक है। और एक बार इसको पढ़ लीजिएगा तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आने वाला है, किसको, वर्ब चैप्टर को, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं एडवर्ब की, ठीक है। एडवर्ब के बारे में हम बात करते हैं। एडवर्ब क्या है, ध्यान दीजिएगा।
एडवर्ब क्या करता है, ये आपका देखिए एडजेक्टिव ये दोनों का विशेषता बताता था नाउन और प्रोनाउन का, लेकिन एडवर्ब क्या करता है, एडजेक्टिव वर्ब और दूसरे एडवर्ब ये दोनों का और अपना भी ये विशेषता बताता है, मतलब तीनों का ये विशेषता बताने लगता है। कौन, आपका जो एडवर्ब है, समझ रहे हैं। तो इसमें भी हम विशेषता के बारे में ही पढ़ेंगे कि वर्ब का विशेषता और एडजेक्टिव का विशेषता दोनों का विशेषता बताएगा कौन, एडवर्ब। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे विशेषता के बारे में ही, और देखिएगा किस तरह से एडवर्ब होते हैं, कितना आप लोग एडवर्ब पढ़े हैं, और जितना भी वर्ड हम लोग यूज करते हैं सब हम लोग को पता चल जाएगा कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है। मतलब जितना भी वर्ड आप याद किए हैं सभी को हम कैटेगरीज में बांटेंगे, और तब आपको लगेगा कि नहीं ये वर्ड तो नाउन था, ये वर्ड तो प्रोनाउन था, ये वर्ड तो हमारा एडजेक्टिव था, ये वर्ड तो हमारा प्रीपोजिशन था, तब आपको उस समय पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रीपोजिशन में हम पढ़ेंगे किसी भी वर्ड को, किसी भी नाउन को उसके संबंध के साथ जोड़ेंगे, मतलब उसका संबंध बताएंगे एक दूसरे के साथ। इसमें हम पढ़ेंगे जैसे राम का पिता हो गया मोहन का पिता, मोहन से राम का संबंध हो गया, इस तरह से मतलब बहुत सारा जो भी संबंध है उस चीज़ को हम लोग इसमें पढ़ेंगे, किसमें, प्रीपोजिशन में। ठीक है, तो प्रीपोजिशन में हम क्या पढ़ेंगे, संबंध के बारे में, एक नाउन से दूसरे नाउन का संबंध कैसे है वह चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे, किसमें, प्रीपोजिशन में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कंजक्शन की, तो कंजक्शन में भी हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब एक दूसरे को जोड़ना, एक दूसरे को जोड़ना। ठीक है, एक नाउन को दूसरे से जोड़ना। ठीक है, जैसे एंड से जुड़ता है राम एंड श्याम, ठीक है, तो एंड से जुड़ा तो एंड क्या हुआ, कंजक्शन। तो इस तरह से जोड़ने का काम कंजक्शन, मतलब संयोजक, संयोजन करने का काम करता है कौन, कंजक्शन, मतलब कनेक्ट। ठीक है, आपको हम फुल डिटेल से पढ़ाएंगे कंजक्शन, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद इंटरजेक्शन, ये इंटरजेक्शन मतलब सौरव होने पर, दुख होने पर, ऐसा होने पर व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग इसमें विस्मयादि बोधक में इंटरजेक्शन में अध्ययन करेंगे। ठीक है, कि दुख होने पर क्या फीलिंग होता है या खुशी होने पर क्या फीलिंग होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे इसमें। मतलब ये जान लीजिए कि जितना भी शब्द आप पढ़िएगा इंग्लिश में सभी के सभी ये 8 भाग में समाहित है। अब कौन सा वर्ड किस में है ये चीज़ आपको तभी पता चलेगा जब आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब समझ चुके हैं, अब हम इसको पढ़ाएंगे, लेकिन इसको पढ़ाने से पहले आपको एक बात बता दें। चलिए ऐसा करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लिखे हैं, उसके बाद ये लिखे नीचे, इसका कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए, तो तब तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे ही। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका। चलिए कुछ एग्जाम्पल आप लिख लीजिए तो जल्दी से पहले इसका। जैसे एग्जाम्पल में देखिए सभी का हम एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे राम लिख दिए, ठीक है, लिख दिया आपका इंडिया, ये नाउन का एग्जाम्पल है। मतलब सब का मैं एग्जाम्पल, अभी आपको नहीं भी समझ में आएगा कौन सा किसका वर्ड है तो कोई नो प्रॉब्लम, आपको जब पढ़ाएंगे तो हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो राम हो गया, इंडिया हो गया आपका, उसके बाद हो गया आई हो गया, यू हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका हो गया गुड हो गया, आपका ब्यूटीफुल हो गया, आपका बेड हो गया आपका। ठीक है, इस तरह से लिखिए आप। प्ले हो गया आपका, वाज हो गया आपका, ठीक है, और भी लिखिए आप लोग। फास्ट हो गया आपका, ऑलवेज हो गया आपका, ऑलवेज हो गया आपका, ठीक है, इन हो गया आपका, इनटू हो गया आपका, एंड हो गया आपका, बट हो गया आपका। चलिए जल्दी से लिखिए। ओ हो गया आपका, हुर्रे हो गया आपका। चलिए देखिए अभी मैंने इतना सारा वर्ड्स लिखा, इनमें से ये आपको पता नहीं चल पा रहा कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, कौन सा वर्ड कंजक्शन है, कौन सा इंटरजेक्शन है। तो आपको बता दूं कि जब पढ़ लीजिएगा तो सारा वर्ड्स आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड्स क्या है। ठीक है, उसके बारे में डिटेल से समझ लेंगे तब। अभी सिर्फ आप एग्जाम्पल नहीं भी समझ में आया तो छोड़ दीजिए। अभी आप वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये दोनों मैंने नाउन का एग्जाम्पल लिया था, ये लिया था मैं प्रोनाउन का, ये सब लिया था यहाँ तक मैं एडजेक्टिव का, और ये लिया था मैं वर्ब का, और ये लिया था मैं एडवर्ब का। ठीक है, और ये लिया था मैं आपका प्रीपोजिशन का, और ये लिया था मैं कंजक्शन का, और ये लिया था मैं इंटरजेक्शन का। ठीक है, तो इस तरह से आप ये समझ चुके, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि जब आप पढ़िएगा तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे की काम करें। अगला टॉपिक होगा हमारा पंक्चुएशन मार्क्स, मतलब जो
अंग्रेजी जो हम लोग शुरू करेंगे उसमें कुछ चिन्ह होगा, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें देखिए तो अगला टॉपिक होगा आपका, इस चीज़ को आपने समझ लिया। एक बात और है, ठीक है, देखिए जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं और उनसे एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा, ठीक है, कि आप जो इसका नोट्स बनाइएगा, मतलब नोट्स नहीं, जो कॉपी में लिखिएगा, ठीक है, वो जिसका अच्छा राइटिंग होता है आप मुझे भेज सकते हैं बना करके, लिख करके। कुछ लोगों को मतलब कुछ लोगों को इसकी ज़रूरत है, इसलिए मैंने ऐसा कहा, ठीक है। तो जिसका भी अच्छा राइटिंग होता है आप मैं व्हाट्सएप पे मतलब इसका जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका एक कॉपी में मतलब एक नोट्स टाइप का बना लीजिएगा, ठीक है, एक अच्छे राइटिंग में, ठीक है, आप मुझे सेंड करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे की टॉपिक पर चलें, ठीक है। देखिए ये हम लोग क्या करेंगे, नाउन को एक और से पढ़ेंगे और हम लोग बेसिक से ट्रांसलेशन भी सीखेंगे। अब चूँकि हम लोग को इंग्लिश कहाँ से शुरुआत करना है, बेसिक से शुरुआत करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, बेसिक से ट्रांसलेशन को भी हम लोग सीखेंगे। लेकिन एक चीज़ और जान लीजिए अभी, ठीक है, कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, पंक्चुएशन मार्क आपको सीखना है सबसे पहले, ठीक है। ये देखिए ये ग्रामर का पार्ट है, पंक्चुएशन मार्क्स। इसको कहते हैं हम लोग विराम चिन्ह हिंदी में, ठीक है। कहिएगा क्या हुआ विराम चिन्ह? विराम का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर आप रुक जाएंगे, जहाँ पर आप आराम करने लगे। मतलब देखिए ये समझिए, ठीक है, मतलब जहाँ पर भी आपको सेंटेंस रोकना है वहीं पर ये चिन्ह यूज होगा, पंक्चुएशन मार्क। जैसे कि मान लीजिए आप कहते हैं तुम घर क्यों जा रहे हो, तो तुम घर क्यों जा रहे हो यहाँ पर आया, तो यहाँ पर एक मार्क लगेगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या किया बताइए, विराम कर दिया। मतलब कि जहाँ पर भी लास्ट में जो चिन्ह लगेगा वही होता है विराम चिन्ह, ठीक है। कहीं कहीं पर देखिए वर्ड को हमको रोकना है तो उसके बीच में भी चिन्ह दे करके दोनों वर्ड को दिखाते हैं, तो यही होता है हमारा विराम चिन्ह, ठीक है। तो पंक्चुएशन मार्क्स आपको ग्रामर का ही पार्ट बताए थे। ग्रामर के पार्ट में आप याद कीजिए, आपको मैंने बताया था ऑर्थोग्राफी, इसीलिए मैं कहता हूँ जो पहले का वीडियो नहीं देखें वो देख लीजिए, और एटिमोलॉजी, और आपको मैंने बताया था सिंटैक्स, आपको मैंने क्या बताया था, और पंक्चुएशन मार्क, और एक मैंने बताया था आपको प्रोसीडी। तो इनमें से देखिए ऑर्थोग्राफी में हम वर्ण के बारे में पढ़ रहे थे, कुछ ऑर्थोग्राफी ग्रामर का था। अभी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि फिर से हम लोग शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, वो एटिमोलॉजी के अंतर्गत आता है। और अभी हम तीसरा जो ये पंक्चुएशन मार्क्स वे भी ग्रामर का ही पार्ट है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पंक्चुएशन मार्क्स को देखेंगे। तो चलिए जल्दी से आप लोग क्या करिए, अब पंक्चुएशन मार्क्स को देखते हैं हम लोग, ठीक है। और सबसे पहले ध्यान दीजिए, ठीक है, हम लोग बहुत सारा चिन्ह इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लिखिए क्वेश्चन मार्क नंबर 1 में, क्वेश्चन मार्क, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इसी को देखते हैं, उसके बाद हम लोग अगला चिन्ह को देखेंगे। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह और जितना भी इसमें चिन्ह होगा, जितना भी पंक्चुएशन मार्क्स होगा, सभी को एक करके हमको देखना होगा, ठीक है।
लेकिन हमको सबसे पहले क्या एक नंबर में क्या लिखे, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हम लोग लिखेंगे फुल स्टॉप, सेमी कॉलन, जो जो भी होगा, मतलब जितना भी चिन्ह है सभी को लिखेंगे। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या हुआ, प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब जो प्रश्न का जिससे निर्माण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो बहुत सारा जगह आप प्रश्न मतलब क्वेश्चन मार्क का यूज कर सकते हैं जहाँ की क्वेश्चन उत्पन्न होता है। चलिए जैसे हम समझ लेते हैं कि आप लिखते हैं व्हाट इज़ योर नेम, एग्जाम्पल के तौर पर। चलिए मैं इस पेन से लिखता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। तो क्या देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मतलब जहाँ भी प्रश्न का बोध होगा, किसी को हम नाम पूछ रहे हैं तो क्या बोल दिए, व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, आप जहाँ पर भी जैसे क्वेश्चन टैग भी पढ़ाए थे उसमें भी क्वेश्चन का निर्माण हुआ था, तो उसमें भी हम लिखे थे क्वेश्चन। ठीक है, तो जहाँ भी क्वेश्चन का बोध होगा, जैसे आप लिखते हैं आर यू राम, किसी को पूछ रहे हैं क्या तुम राम हो, तो ये भी क्या हुआ, क्वेश्चन उत्पन्न कर रहे हैं। इस तरह से जितना भी सेंटेंस आप लिख दीजिए, ठीक है, जितना भी आप सेंटेंस लिख दीजिए, वाई आर यू गोइंग देयर, ठीक है, वाई आर यू गोइंग देयर। अभी हो सकता है आपको सेंटेंस समझने में दिक्कत हो रही हो, क्योंकि अभी आप इंग्लिश बेसिक से सीख रहे हैं और ये सब हो सकता है सेंटेंस आपको समझने में दिक्कत हो रही हो। ठीक है, तो व्हाट योर नेम, तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन का बोध हो रहा है, इसमें क्या आर यू राम, क्या तुम राम हो। अभी मैं हिंदी लिख रहा हूँ इसीलिए ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। वाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। ठीक है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर भी क्वेश्चन का बोध होता है उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप हजारों में सेंटेंस लिख सकते हैं, लाखों में लिख सकते हैं, जितना भी हो आपका मन, सिर्फ क्वेश्चन का बोध होना चाहिए, तो उसी में हम यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क। तो कल हम लोग नेक्स्ट चिन्ह पढ़ेंगे, लेकिन आज देखिए अभी टाइम अभी और है हमको, तो इसीलिए हम लोग आज वर्ड स्टार्ट करेंगे। आज से हम लोग को क्या लिखना है, वर्ड्स भी लिखना है हम लोगों को आज से। और चूँकि मैंने उस दिन भी कहा था कि वर्ड्स शुरू से हम लोगों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। अभी देखिए ये पंक्चुएशन मार्क समाप्त नहीं हुआ है, अभी और भी इसमें पढ़ना है। अब चलिए मैं आपको वर्ड्स लिखा रहा हूँ, नंबर 1 से लिखिए वर्ड्स। ठीक है, और इंग्लिश वर्ड्स एंड देयर हिंदी मीनिंग। चलिए यहाँ हेडिंग बना लीजिए, सम लिख दीजिए इधर आगे। इसका हिंदी हुआ अंग्रेजी के कुछ शब्द तथा उनके हिंदी अर्थ तथा उनके हिंदी अर्थ। चलिए तो जल्दी से इसको नोट करिए, अब हम लोग वर्ड लिखेंगे कुछ इस पर। चलिए फटाफट लिखिए आप लोग इस पर जल्दी से। लिखिए ईस्ट, नंबर 1 ईस्ट। देखिए कल जो मैं लिखाऊँ, आज 10 वर्ड लिखाऊंगा, फिर कल 11 से लिखाऊंगा आगे। ठीक है, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ये दिशा है, डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ।
नंबर 5 लिखिए समर, कुछ ऋतु भी लिख लेते हैं, ठीक है। समर लिखिए। नंबर 6 है आपका विंटर लिखिए। नंबर 7 है आपका विंटर। स्प्रिंग लिखिए। नंबर 8 है आपका नंबर 8 स्प्रिंग लिखिए जल्दी से। ऑटम लिखिए, ऑटम लिखिए। उसके बाद लिखिए रेनी सीजन। हो सकता है आप लोग को कम दिख रहा होगा, ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ एक बार चेक करके आप लोगों को दिख रहा है या नहीं। चलिए दिख रहा है आप लोगों को। नीचे भी मैं लिख सकता हूँ अभी एक एक वर्ड और। चलिए मैं यहीं पर लिख देता हूँ नंबर 10। या चलिए ठीक है, इस जगह लिख देता हूँ नंबर 10। आप लिखिए हेमंत। चलिए जल्दी से लिखिए। आप यदि इसका प्रोनाउंसिएशन करने में आप लोग को दिक्कत होता है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ समर, चलिए विंटर स्प्रिंग, उसके बाद ऑटम रेनी सीजन, उसके बाद हेमंत। चलिए अब सब का हिंदी आपको जानना है, ये ना। चलिए ईस्ट का मतलब हो जाता है आपका पूर्व, वेस्ट का मतलब हो जाता है आपका पश्चिम, नॉर्थ का मतलब हो जाता है उत्तर, और साउथ का मतलब हो जाता है आपका दक्षिण, समर का मतलब हो जाता है आपका गर्मी। चलिए जल्दी से आप लोग लिखिए। इसका हो जाता है शरद ऋतु। शरद ऋतु लिखिए जल्दी से। स्प्रिंग का मतलब हो जाता है बसंत ऋतु। पतझड़ इसका हो जाएगा शायद पतझड़, हाँ पतझड़, ठीक है। ऋतु भी लिख दीजिए। रेनी सीजन इसका मतलब हो गया वर्षा ऋतु, और हेमंत का मतलब हो गया आपका शिशिर ऋतु। चलिए जल्दी से आप लोग नोट करिए, जल्दी से नोट करिए आप लोग। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए एक बार मैं फिर से। ईस्ट का मतलब क्या हो गया पूर्व, ईस्ट, ईस्ट मतलब पूर्व। वेस्ट, ठीक है, WEST वेस्ट मतलब पश्चिम, और NORTH नॉर्थ मतलब उत्तर, SOUTH साउथ मतलब दक्षिण। ये सभी डायरेक्शन का नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं दिशा। ये सभी किसका नाम है? डायरेक्शन का नाम है। ये चारों जो दिख रहा है आपको डायरेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं दिशा, ठीक है। जो चार दिशाएं हैं उन्हीं का अंग्रेजी है ये, ठीक है। उसके बाद ये सभी आपका सीजन का नाम है। नंबर 6 को जो दिया है, समर का मतलब होता है गर्मी। गर्मी सीजन आप लोग जानते हैं, SUMMER समर मतलब क्या होता है गर्मी, तो गर्मी आप लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा विंटर। विंटर का मतलब होता है शरद, ठीक है। शरद ऋतु आप लोग जानते हैं जो जाड़े का ऋतु होता है, ठीक है, शरद ऋतु। स्प्रिंग का मतलब हुआ बसंत, स्प्रिंग SPRING स्प्रिंग।
स्प्रिंग का मतलब हो जाता है बसंत, बसंत ऋतु कब आता है, जब ठंडी चला जाता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। और ऑटम का मतलब क्या होता है, पतझड़, जिस समय की पत्ता वगैरह झड़ने लगता है, आप लोग जानते हैं ऑटम का सीजन जो है। और टू ऑटम, इसमें एक चैप्टर भी है 12th में आप लोग को पढ़ाएंगे, तो वही हुआ ऑटम। और रेनी सीजन में क्या होता है, रेनी सीजन में आप लोगों को पता है कि वर्षा ऋतु है, इसका मतलब रेनी सीजन। और हेमंत का मतलब होता है शिशिर। शिशिर लगभग होता है वर्षा के बाद और जाड़ा के पहले जो ऋतु होता है, दीपावली के आसपास जो होता है, वही होता है शिशिर ऋतु, ठीक है। तो आप लोग आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज वर्ड सीखा, किसका किसका, डायरेक्शन का और क्या, सीजन। सीजन आप इसको कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं ऋतु, ठीक है। ये सभी क्या है, सीजन है, ठीक है। सीजन, SCSON, सीजन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ऋतु ये सभी है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, सीजन है। मतलब जैसे रेनी सीजन का मतलब वो क्या हुआ, वर्षा ऋतु। इस तरह से एक सब क्या है हमारा मतलब ऋतु है। तो ऋतु को जाने और हम लोगों ने डायरेक्शन को जाना। तो चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए, नेक्स्ट डे हम लोग और भी वर्ड्स को सीखेंगे और जो हमारा पंक्चुएशन मार्क्स था, विराम चिन्ह, उनको भी आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो देख रहे हैं वो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी करिए। शेयर करते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और आप लोग मतलब कमेंट भी करिए वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में, जो फुल वीडियो देखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय टू ऑल। खुश रहिए, मस्त रहिए।